आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिभाषा यह है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है उस दोनों के संग्रह को अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जितने भी संख्याएं आती है वो सब को सब क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 4 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, जो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो यह भी क्या हुआ? वास्तविक संख्या। उसी तरह 5 -1/2 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है, तो यह वास्तविक संख्या भी है। उसी तरह √2, √3, √3/7 और पाई, ये सब के सब यहां से यहां तक √2 से लेकर पाई तक जो संख्या है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम वास्तविक संख्या भी कहेंगे। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए अब जो है एल्गोरिदम किसको कहते हैं? तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि एल्गोरिदम एक ऐसा नियम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? हल प्राप्त करते हैं, और चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा हल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। इसका प्रयोग हम अगले वीडियो में करेंगे, वहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर केवल आप परिभाषा समझिए। ठीक है, आइए उसी तरह लेमा किसे कहते हैं? तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा क्या होता है? एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। यानी इसका भी प्रयोग हम अगले वीडियो में ही करेंगे और वहां पे क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा भाजकत्व। ये क्या है? तो यदि पूर्णांक a और b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है, के लिए एक पूर्णांक q ऐसा मिले कि a इज इक्वल टू b q हो, तो हम कह सकते हैं कि b a को विभाजित करता है। यानी कि कोई दो पूर्णांक a और b इस तरह हो कि b इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, और एक पूर्णांक q ऐसा मिले कि a जो है bq के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि b जो है a को विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पे जो b है वो a को विभाजित करेगा। ठीक है, या a जो है सो b से विभाज्य है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। क्या कहा है? a इज इक्वल टू bq मिले। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 15 लेते हैं और b के जगह पर 3 और q के जगह पर हम 5 लेंगे, तो क्या होगा? 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर a 15 और b क्या है? 3 है। जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है। अब कहता है इस प्रकार मिले कि a इज इक्वल टू b के बराबर, यानी कि 15 जो है सो 3 × 5 के बराबर है। तो इसमें क्या कहता है कि b जो है सो a को विभाजित करेगा। यानी b जो है b के जगह पर कितना? 3 है और a के जगह पर कितना? 15। तो 3 जो है सो 15 को विभाजित करता है ना, कितनी बार करता है? 5 बार। या a है सो b से विभाज्य होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 15 जो है सो 3 से विभाज्य है, या 3 जो है सो 15 को विभाजित करता है। ठीक है, नोट। अब यहाँ पे नोट दिखाया गया है कि a को b का गुणज कहेंगे। इसमें जो a है ये b का गुणज कहलाएगा, और b को a का भाजक या अपवर्तक कहेंगे, और b को जो है क्या कहेंगे? a का भाजक या अपवर्तक कहलाएगा। तो एग्जांपल समझिए, a के जगह पर 15, b के जगह पर 3 और q के जगह पर 5 है। तो 3 को हम क्या कहेंगे? 3 जो है 15 का 3 जो है क्या है? 15 का भाजक है या अपवर्तक है। ठीक है,
और 15 जो है वह 3 का गुणज है या अपवर्त्य है, गुणज है या अपवर्त्य है। तो 15 क्या हो गया, यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 15 3 का अपवर्त्य है, ठीक है। 3 15 का भाजक है, क्या है, भाजक है, ठीक है। तो 15 3 का अपवर्त्य है और 3 जो है 15 का भाजक है। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है यूक्लिड का भाग लेमा या एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड का भाग लेमा या एल्गोरिथम क्या है। तो यह जो है इसका परिभाषा ये कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त हो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू r और लेस देन b, यानी कि ये जो r है 0 के बराबर या r का मान है 0 से बड़ा होगा, फिर b का मान जो है r से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह प्राप्त हो तो हम इसी को क्या कहेंगे, यूक्लिड का भाग लेमा या एल्गोरिथम, जहां a को भाज्य कहा जाता है, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है जी। इस नियम का प्रयोग हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दो धन पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए एक प्रभावी तरीका है जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है एल्गोरिथम में हम यूक्लिड के भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम का बार बार प्रयोग करते हैं जब तक कि शेष शून्य न आ जाए। यानी कि एल्गोरिथम में हम यूक्लिड भाग लेमा का या भाग एल्गोरिथम का बार बार प्रयोग करते हैं जब तक कि शेष शून्य नहीं आ जाए। यानी हम इस नियम का तब तक प्रयोग करेंगे जब तक कि शेष शून्य नहीं आ जाए। अगला पॉइंट हमें कहता है, इसको याद रखने की योग्य बातें हैं। देखिए तो कोई दो संख्या मान लीजिए a और 1 का आप मौसा निकालिएगा तो वह 1 ही होगा, a और 1 का मौसा 1 होगा, a की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। उसी तरह a और a का मौसा यानी कि समान संख्या, कोई समान संख्या हो, जैसे 4 और 4 का मौसा कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। उसी तरह मौसा a और 0 का मौसा a हो जाएगा, ठीक है। मौसा a b का मौसा जो होगा यानी कि कोई संख्या a और b का मौसा जो ज्ञात करेंगे वह b और a के मौसा के बराबर होगा। यानी कि a और b का मौसा निकालेंगे तब भी उतना ही होगा जितना कि b और a का मौसा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जिससे अगले वीडियो में जो हम बताएंगे वहां आपको समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम अशून्य शेष या जब शेष शून्य आता है तो उस चरण का भाजक मौसा होता है। यानी ये पॉइंट ये कहता है कि जब हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग करने में प्राप्त अंतिम अशून्य शेष यानी कि जो प्रक्रिया होता है उसमें अंतिम अशून्य शेष या जब शेष शून्य आता है तो उस चरण में यानी जिस चरण में हम होते हैं उस चरण का भाजक ही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि धन पूर्णांकों को BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि कोई धन पूर्णांक होगा उसको BQ प्लस R के रूप में लिखा जा सकता है, जहां
r इज इक्वल टू 0 1 2 3 या b-1 आवश्यकता अनुसार लिया जा सकता है, यानी कि r का जो मान होगा, शेष फल जो होगा या तो शून्य होगा नहीं तो शून्य से बड़ा होगा। 1 2 3, ठीक है। आगे अनंत तक जा सकती है कोई भी संख्या, आवश्यकता अनुसार हम ले सकते हैं b-1, यानी कि r का मान हम b के मान से छोटा लेंगे, एक छोटा तक। मान लीजिए कि b का मान 4 हो तो r का मान हमारा शून्य होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अगर इसका मान 10 होगा तो शून्य से लेके 9 तक जो मान होगा वो r का मान हम ले सकते हैं। आगे कहता है b के मान 2 3 4 5 6 आदि लेंगे, यानी कि ये जो b का जो मान होगा वो आवश्यकता अनुसार हम 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। ये सब क्लियर होगा, सब के सब हम एग्जाम्पल इस पे बताएंगे, अगले वीडियो में पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा से आप वीडियो के देखिए, जरूरत हो तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो में जो हम एग्जाम्पल बताएंगे, सवाल बताएंगे, वहां आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।